my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of science, class 9, chapter 3rd, atoms and molecules, part 1. If you like the video, then please subscribe my channel, like and share it, and press the bell icon so that you can get the notification of the latest chapter uploaded by me. In this part, we are going to discuss about the two laws of chemical combinations. What are those? Like the law of conservation of mass, the law of constant proportions, in which we will cover also Dalton's atomic theory. There are 6 points in it. Then we will discuss about what is an atom, how big are these atoms really, and we will discuss what are the modern day symbols of atoms of different elements. Okay, let's start the chapter then. Atoms and molecules. So the first paragraph will say that ancient Indian and Greek philosophers have always wondered about the unknown and unseen form of matter. हमारे पुराने जो ग्रीक फिलोसोफर्स और इंडियन फिलोसोफर्स ये सबका हमेशा ही खोज रहा है कि हमारे मैटर का और कौन कौन सा जो कि हमको नहीं पता, ऐसा ये मैटर का और कौन कौन सा अनसीन और अननोन फॉर्म है. तो फिर मैटर क्या है, ये मैटर का एलिमेंट क्या है, तो फिर मैटर दैट ऑक्यूपाई स्पेस and have some mass, that is called matter. So the idea of divisibility of matter was considered long back in India. ये इंडिया में ही पहले ऐसा हुआ था 500 BC 500 BC पहले कि ये आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर, मैटर को कैसे और छोटा किया जा सके, इसके लिए यानी कि हमारे फिलोसोफर्स ने बहुत ट्राई किए थे. तो फिर इसमें से हमारे प्रमुख आते हैं महर्षि कन्नड़. महर्षि कन्नड़ जो है, इन्होंने देखा कि पोस्टुलेटेड दैट इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, मैटर जिसको हम पदार्थ बोलते हैं हिंदी में, उसको हम डिवाइड करते जाएंगे तो ऐसा एक स्टेज आएगा विल कम व्हेन वी शैल कम अक्रॉस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल बियॉन्ड व्हिच फर्दर डिवीजन विल नॉट बी पॉसिबल. जैसे हम एक पदार्थ को लेंगे और इसको डिवाइड करते जाएंगे, फिर क्या होगा, एक ऐसा स्टेज आएगा जिसमें हम इसको आगे और डिवाइड नहीं कर पाएंगे, इतना छोटा बन जाएगा. तो उसी अनडिविजिबल फॉर्म को कहा गया है परमाणु. इसका नाम क्या दिया गया, उसको दिया गया परमाणु. तो व्हाट इज परमाणु? परमाणु इज दैट स्टेट ऑफ मैटर कि जिसमें आगे नो फर्दर डिवीजन विल बी पॉसिबल, आगे उसका डिवीजन और पॉसिबल नहीं है, तो परमाणु है, तो ये और आगे डिवाइड नहीं हो पाएगा. अनदर फिलोसोफर कौन है? पाकुधा कट्यायामा. ये क्या कहते हैं? एलाबोरेटेड दिस डॉक्ट्रिन एंड सेड दैट दिस पार्टिकल्स नॉर्मली एग्जिस्ट इन ए कंबाइंड फॉर्म. ये जो परमाणु है ये कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं, मतलब अकेले नहीं रहते. जैसे आप अकेले नहीं रहते, अपनी दोस्तों को लेकर 2 दोस्त 3 दोस्त मिलकर रहते हो ना क्लास में, ऐसे ही ये परमाणु जो है ये अकेले नहीं रहते, कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं. कभी 2, कभी 3, कभी 4, ऐसे ही मिलकर रहते हैं दूसरे परमाणु के साथ. तो अराउंड द सेम एरा एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, इन्होंने कहा ये जो एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स है डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, इन्होंने कहा इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाएंगे ए स्टेज विल कम व्हेन पार्टिकल्स ऑब्टेन्ड कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर. तो फिर उन्होंने भी यही बात बोली कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाएंगे तो आगे ऐसा एक स्टेज आएगा जिससे आगे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे. और डेमोक्रिटस ने इसका नाम दिया क्या? एटम. उसको कहा गया एटम, जिसका मीनिंग होता है इनडिविजिबल, यानी कि अविभाज्य, यानी कि अब उसको आगे और डिवाइड नहीं कर पाएंगे. तो ऑल दिस वाज बेस्ड ऑन फिलोसॉफिकल कंसिडरेशंस एंड नॉट मच एक्सपेरिमेंटल वर्क. ये सारे जो ये वैज्ञानिक गणों ने ये कहे, फिलोसोफर्स ने, ये सिर्फ एज्यूम किए थे, थ्योरेटिकली कहते, उसके ऊपर कोई प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल वर्क नहीं हुआ था. कब तक? 18th सेंचुरी तक नहीं हुआ था. बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, जैसे आप मान लीजिए 1780 के बाद या फिर एटलीस्ट 1750 के बाद, तो फिर ये कहा गया कि कुछ साइंटिस्ट लोगों ने, उनका इंटरेस्ट हुआ कि दे रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट और कंपाउंड्स. उन्होंने
अरे कंपाउंड्स अलग है, एलिमेंट्स अलग है, तो फिर कैसे अलग है? ये सब के बारे में उन्होंने इंटरेस्ट लिया और उन्होंने क्या किया, नेचुरली बिकम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट हाउ एंड व्हाई एलिमेंट्स कंबाइन। उन्होंने देखा कि ये जो एलिमेंट्स है ये कैसे कंबाइन करता है और क्यों कंबाइन करता है, आखिर उसको कंबाइन करने की जरूरत क्या है, ये सब के ऊपर इन्होंने अपना दृष्टि डाला। तो एंटोनी एंड लेवोसियर लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंसेस बाय एस्टेब्लिशिंग टू इम्पोर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर से एंटोनी एंड लेवोसियर ने जो अपनी लॉज बना है वो ऐसा है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आइए शुरू करते हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो ये किसने शुरू किए थे? ये एंटोनी एल लेवोसियर ने शुरू किए थे, उसके ऊपर अपना दृष्टिपात किए थे। द फॉलोइंग टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वेल एस्टेब्लिश्ड। ये जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है इसमें टू लॉज आएंगे। जैसे हमारे हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा हो गया हमारे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो फिर ये एलिमेंट और हमारी कंपाउंड ये क्या है? अब आपने पहले चैप्टर में ये सब पढ़ चुके हैं, फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट होता है द एलिमेंट इज ए बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर that cannot be broken down into simpler substances by chemical reaction। किसी केमिकल रिएक्शन से जिसको और आगे cannot be broken नहीं उसको टूटा जा सकता, ब्रेक किया जा सकता। तो फिर ये एलिमेंट्स तीन प्रकार के डिवाइडेड इनटू मेटल हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है और मेटालॉइड भी हो सकता है, पर ये सिंपलर सब्सटेंसेस है और आगे ये ब्रेक नहीं हो पाएगा। और कंपाउंड क्या है? ए कंपाउंड इज ए सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। जैसे एलिमेंट हो गया उसका दो हो सकता है या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट्स लेकर दे आर केमिकली कंबाइंड विथ वन अनदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। वो ये एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइंड है और वो भी एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, ऐसा नहीं कि कोई भी किसी के साथ किसी अमाउंट में जुड़ गया, ऐसा नहीं। तो फिर ऐसे बनता है हमारा कंपाउंड जिसमें एलिमेंट रहता है एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। ये आगे हम अच्छी तरह और भी डिस्कस करेंगे। तो बाय लेवोसियर एंड जोसेफ एल प्रॉस्ट। आइए देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन चाहे किसी को हो, कंजर्वेशन मतलब क्या है? संरक्षण, यानी कि ज्यों के त्यों रहना। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहते हैं? हमारी कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब आप ये समझ लीजिए कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड जस्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। तो फिर वो ये आप क्रिएट नहीं कर सकते। एक केमिकल रिएक्शन हुआ तो इसी में जो जो सब्सटेंस भी रिएक्शन कर रहे हैं उनका रिएक्शन करने से पहले और केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो भी मास है उसका जो सम है वो सेम ही रहेगा। इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो फिर इसके लिए हमको कुछ एक्सपेरिमेंट दिया गया है, ये एक्टिविटी दिया गया है 3.1 जिसमें हमको कुछ कॉम्बिनेशन है, यानी कि कुछ कुछ सब्सटेंसेस हम लेके केमिकल रिएक्शन करेंगे। जैसे एक्स में और वाई में ये कॉम्बिनेशन, तीन कॉम्बिनेशन डाला गया है। कॉपर सल्फेट 1.25 ग्राम और सोडियम कार्बोनेट 1.43 ग्राम ले सकते हैं, या फिर आप बेरियम क्लोराइड जो है 1.22 ग्राम और सोडियम सल्फेट 1.53 ग्राम ले सकते हैं, या फिर आप लीड नाइट्रेट 2.07 या सोडियम क्लोराइड उसके साथ 1.17 ग्राम इसका कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तो इसी में से हमको क्या करना है, हमको सेपरेटली 5% सॉल्यूशन ऑफ एनी वन पार्ट ऑफ सब्सटेंसेस लेना है। एक्स में से एक्स का जिस भाग लेंगे वाई का उसी पार्ट लेंगे, तो उसी को लेके हमें 5% सॉल्यूशन बनाना है। और ये एक्स और वाई को हम किस में लेंगे? 10 ml वाटर में लेंगे। सेकंड स्टेप है हमको वाई जो लेना है वो कोनिकल फ्लास्क में लेना है और एक्स किस में लेना है? हमको इग्निशन ट्यूब में लेना है। हम दोनों को ऐसे रखेंगे ये कोनिकल फ्लास्क में जैसे वो एक दूसरे से मिले ना। तो फिर कैसे रखेंगे? ये देखिए, ये छोटा में हमारा एक्स रहता है और ये जो बड़ा है कोनिकल फ्लास्क इसमें हमारा वाई का जो सॉल्यूशन है वही रहता है। और ये एक्स वाला सॉल्यूशन ऐसे रखा गया है छोटे से ट्यूब में ताकि ये आपस में एक दूसरे से मिले ना, नहीं मिल पाए। तो अब चलिए नेक्स्ट पेज में हमको कहा गया है वे द फ्लास्क विथ इट्स कंटेंट। तो अपने फ्लास्क को उसका मास ले लिया कि ये कितना है कंटेंट का। नाउ टिल्ट एंड स्टिर द फ्लास्क सो दैट द सॉल्यूशंस ऑफ एक्स एंड वाई गेट मिक्स्ड।
आपको ऐसे फ्लास्क को स्विरल करना है, घुमाना है कि जैसे एक्स और वाई आपस में मिल जाए। और अब मिक्स्ड होने के बाद आपको फिर से एक बार उसका वही करना है। तो व्हाट हैपेंस इन द रिएक्शन फ्लास्क, आपने देखा कि उसका जो कुछ केमिकल रिएक्शन हो सकता है। और इसके बाद भी आपको और एक प्रिकॉशन लेना है। क्या करना है? वी शुड पुट ए कर्क। आपने कोनिकल फ्लास्क की माउथ पे एक कर्क डाले हैं। सपोज कोई गैस निकल जाए तो गैस निकल ना पाए, और हमको रिएक्शन के बाद की जो प्रोडक्ट है उसका सही सारे चीज अंदर ही भरा हुआ रहना चाहिए, ताकि हमको रिएक्शन के बाद अगर फ्लास्क का हम और एक बार उसका मास ले लें तो जैसे हमको अच्छी तरह ले पाए। Does the mass of the flask and its contents change? तो फिर रिएक्शन से पहले जितना था अभी भी इतना ही रहेगा। उसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? ये देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास states that mass can neither be created nor can be destroyed in a chemical reaction। एक केमिकल रिएक्शन में आप मास को क्रिएट नहीं कर सकते या फिर डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, यानी कि वो जैसा था केमिकल रिएक्शन में ऐसे ही रहेगा। ठीक है, आइए आप देखते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तो लेवोसियर ने कहा along with other scientists noted that many compounds were composed of two or more elements and each such compound had the same elements in the same proportion। कि लेवोसियर और दूसरे साइंटिस्ट लोगों ने देखे कि एक कंपाउंड कैसे बनता है? 2 या 3 एलिमेंट, मोर देन 2 हो सकता है, 2 से ज्यादा हो सकता है। एलिमेंट एक दूसरे के साथ मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। एंड तो फिर ये जिस एलिमेंट मिलकर ये कंपाउंड बनाते हैं वो सबका प्रोपोर्शन वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में एक दूसरे के साथ रहेंगे, और एक कंपाउंड में वही सेम एलिमेंट से मिलकर वो बनाएंगे। where the बेसिक फॉर्म ऑफ नेचर है और ये ब्रेक नहीं किया जा सकता। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक एक एलिमेंट है, तो इसी हिसाब से देखा जाए तो 2 हाइड्रोजन का एटम और एक ऑक्सीजन का एटम, ये सब मिलकर वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं जो कि एक कंपाउंड है। Thus, if 9 ग्राम of water is composed, 1 ग्राम of hydrogen and 1 ग्राम of oxygen। अगर इसमें हमको 2 एग्जाम्पल दिया गया है, एक है वाटर का और दूसरा दिया गया है हमारे एमोनिया का। अगर हम वाटर की बात देखें तो देखो, एक वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल होता है हमारा H2O। तो ये H2O में हमको 2 हाइड्रोजन मिल रहा है और एक ऑक्सीजन मिल रहा है। 2 हाइड्रोजन का मास क्या होगा? 2 ग्राम, और ये एक ऑक्सीजन का मास क्या होगा? 16 ग्राम। तो फिर इसी हिसाब से हमने देखा कि इनका अगर हम रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1:8। तो फिर हम अगर 9 ग्राम ऑफ वाटर लेंगे तो फिर उसमें हमको हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जो है उनका मास का रेशियो रहेगा 1:8। 2:16, इसका मतलब हो गया 1:8। ओके, तो फिर ऐसे ही हम अगर एमोनिया का लेंगे तो एमोनिया का सिंबल क्या है? एमोनिया का सिंबल होता है NH3। इसमें हमको N मिल रहा है 1 और हमको हाइड्रोजन मिल रहा है 3। तो हाइड्रोजन का वजन हो गया, उसका मास हो गया 3 और नाइट्रोजन का मास हो गया हमको 14 ग्राम। तो उसी हिसाब से ये हो गया हमारा 14:3। उनका मास देखा जाए तो NH3 में, एमोनिया में, तो ये चाहे वो वाटर हो, एमोनिया हो, ऐसे किसी भी कंपाउंड हो, whatever the method of source from which it is prepared, चाहे वो किसी भी सोर्स से किसी मेथड से प्रिपेयर किया गया हो, उसका जो रेशियो है वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में रहेगा। जैसे एमोनिया के लिए ये हो गया 14:3। दिस लेड टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी कि NH3 जहां भी देखो N रहेगा 3 भाग और वो रहेगा 14, N और इसका रहेगा 14 और H का रहेगा 3 ग्राम, N का रहेगा 14 ग्राम। तो ये रहेगा 14:3, ऐसे हो जाएगा। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, तो दिस लॉ स्टेट्स दैट बाय Proust, as in a chemical substance the elements
are always present in definite proportions by mass. अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए आगे चलते हैं। जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बारे में यहाँ कहा गया है, द नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय साइंटिस्ट वाज टू गिव एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लॉ। ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन जो है वो ब्रिटिश है, प्रोवाइडेड द बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। इन्होंने नेचर ऑफ मैटर के बारे में कहा था। किसने? जॉन डाल्टन ने। उन्होंने क्या कहा? डाल्टन पिक्ड अप द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर व्हिच वाज टिल देन जस्ट ए फिलोसॉफी। उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये सबको देखा कि डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर को उन्होंने और भी उसका एक्सपेरिमेंट किया। ही टुक द नेम एटम्स एज गिवन बाय द ग्रीक्स। ग्रीक्स लोगों ने उसका नाम एटम रखे थे, उसी को उन्होंने भी यूज किया। एंड सेड दैट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर आर एटम्स। तो फिर डाल्टन ने भी यही नतीजा निकाला, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज एटम। हिज थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो फिर डाल्टन की थ्योरी भी है केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर से। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइडेड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉ। तो फिर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में हमको इसके लिए एक एक्सप्लेनेशन मिला, ये जो हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, ऐसा क्यों है बल्कि। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक के थ्योरी के हिसाब से वेदर इट इज एन एलिमेंट हो या फिर कंपाउंड हो या फिर मिक्सचर हो, सबसे एलिमेंट एक ही चीज है या फिर कंपाउंड, जैसे एलिमेंट देखे तो हमारी गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब एलिमेंट है। कंपाउंड बोले तो जैसे वाटर हो गया। और एक मिक्सचर इज कंपाउंड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। चाहे वो एलिमेंट हो या फिर कंपाउंड हो या फिर मिक्सचर क्यों ना हो, आफ्टर ऑल वो किससे बने हैं? हमारी एटम से ही बने हैं। ये सब हमारी बने हैं एटम से। तो द पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी में बी स्टेटेड एज फॉलोज। तो फिर इस हिसाब से उन्होंने 6 पॉइंट्स निकाले डाल्टन ने। वो क्या क्या है? ऑल मैटर्स इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। सारे मैटर चाहे एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर हो वो एटम से बने हैं। व्हिच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। और जब हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, आफ्टर ऑल कौन पार्टिसिपेट करते हैं? मतलब वो एटम के लेवल पे ही पार्टिसिपेशन होता है। Atoms are individual particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. ये तो आप जानते ही हैं। Atoms are individual है, it can neither be created nor can be destroyed. वो अपने आप में रहेगा। और अगर एक एलिमेंट का atoms of an given element, किसी भी एलिमेंट का, चाहे सोना का आपने एटम देख लिया, तो फिर सारे सोने का एटम जो है वो आइडेंटिकल इन मास, उनका मास सेम रहेगा और केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम रहेगा। ऐसे आप दूसरे एलिमेंट का एटम देखेंगे, जैसे सोने का ले लिया, सिल्वर का ले लिया, एटम ले लिया, तो फिर ये एक दूसरे से अपनी मास में भी अलग होंगे, अपना केमिकल प्रॉपर्टीज में भी अलग होंगे। इसलिए हम इन दोनों को, ये 2 पॉइंट जो है एक दूसरे के ऑपोजिट है। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। जब ये स्मॉल होल नंबर्स में एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, जैसे 1 और 1/2, ऐसा नहीं रहेगा, तो फिर ये हमेशा होल नंबर में ही रहेगा। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। एक कंपाउंड में कि कौन कौन से एटम्स रहेंगे और कितने नंबर में रहेंगे, ये सारे फिक्स्ड होता है, आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते। ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फिर आइए आप देखते हैं व्हाट इज एन एटम। ये एटम जो जिसके बारे में हमने इतने सारे पढ़े, ये आखिर है क्या? जैसे घर बनाने के लिए, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड ए मेजन बिल्डिंग वॉल्स? आपने देखा होगा कि मिस्त्री घर बनाता है, तो फिर वो क्या करता है? पहले एक वॉल्स ऑफ ए रूम एंड देन ए कलेक्शन ऑफ रूम टू फॉर्म ए बिल्डिंग। एंड व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द ह्यूज बिल्डिंग? व्हाट अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन आंट हिल? तो फिर एक मेजन जब अपना घर बनाना शुरू करता है, वो क्या करता है? एक ईंट लेकर ही करता है। एक पहले ईंट लेकर एक वॉल बनाता है, फिर एक रूम बनाता है, फिर एक फ्लैट बनाता है, उसी हिसाब से बड़ा बड़ा अपार्टमेंट बन जाता है, भले ही वो कितना ऊंची क्यों ना हो। आफ्टर ऑल वो किससे बना है? एक ईंट से बना है, एक एक वॉल लेके बना है, तो उसका बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हुआ? ईंट हुआ। ऐसे ही सभी चीज का मूल है किससे बना है? एटम से बना है। अगर और एक एग्जांपल लिया गया है आंट हिल। आंट हिल को आप देखें, चाहे वो कितने बड़ी हो ना,
पर आपकी ऊंचाई का हो, फिर भी वो आप आखिर में देखेंगे उसको डिवाइड करते जाएंगे तो लास्ट को आपको क्या मिलेगा, एक स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड मिलेगा। सिमिलरली द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर आर एटम्स। तो इससे आप जान गए कि एटम क्या है। द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर्स आर एटम्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर चाहे वो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, मिक्सचर हो, कुछ भी हो, उनका बिल्डिंग ब्लॉक्स है एटम्स। आइए देखते हैं ये जो एटम्स जिसके बारे में हम इतने सारे बोल रहे हैं ये कितना बड़ा है। तो फिर दे आर वेरी स्मॉल, अरे ये बहुत ही छोटा है। दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विद। आपके चारों ओर आप जितनी चीज देख रहे हैं किसी के साथ भी इसका कंपेयर नहीं, ये एकदम छोटा से छोटा है। तो मोर देन मिलियंस ऑफ एटम्स व्हेन स्टेक्ड would make a layer barely as thick as the sheet of paper। अगर आप मिलियंस एटम्स ले लेंगे ना और एक ही जगह जमा करके रखेंगे तो कितना बड़ा होगा जानते हैं, जस्ट ए लेयर barely as thick as the sheet। आपकी जो देख रहे हैं बुक का एक पेज, उसी का थिकनेस कितना होता है। आप बोलेंगे अरे इसका तो थिकनेस है ही नहीं, बस इतना ही होगा। आप चाहे मिलियंस एटम इकट्ठा कर लें। तो फिर ये एटॉमिक रेडियाई इच मेजर्ड इन नानोमीटर। तो एक नानोमीटर कितना होता है, 1/10⁹ मीटर। और 1 मीटर का इसी हिसाब से देखा जाए तो 10⁹ नानोमीटर। तो ये इतना छोटा होता है। आप ये टेबल अच्छी तरह देख लीजिए। तो एक एटम ऑफ हाइड्रोजन का एटम का साइज होता है 10⁻⁻10। एक वाटर का मॉलिक्यूल का साइज होता है 10⁻⁹ इन मीटर। और हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल का साइज देखे तो 10⁻8 मीटर। उसका रेडियस के बारे में यहाँ पर कहा गया, ये सारे रेडियस वगैरह है। तो ग्रेन ऑफ सैंड, एक सैंड का ग्रेन देखे तो उसका साइज 10⁻⁴। आंट का देखे तो 10⁻3 और एप्पल का देखे तो 10⁻1। तो एप्पल का तो आप कम से कम जानते हैं ना कितना साइज होता है, उसी हिसाब से आप बाकी सबको भी नाप लीजिए। देखिए, you might think that if atoms are so insignificant in size, why should we care about them? ये अगर इतना छोटा है तो इसको हम क्यों केयर करें? पर नहीं, ऐसा नहीं है, आपको तो केयर करना ही पड़ेगा। देखिए, दिस इज बिकॉज आवर एंटायर वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम्स। अरे ये सारा संसार जो है ये एटम से ही तो बना है। तो ये छोटा है बोल के आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसका पावर तो समझिए। We may not be able to see them, हम भले ही उसको देख नहीं सकते, पर ये हर जगह प्रेजेंट है एंड कंस्टेंटली अफेक्टिंग व्हाटएवर वी डू। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सभी के ऊपर ये अपना एटम का रोल है। थ्रू मॉडर्न टेक्निक्स वी कैन नाउ प्रोड्यूस मैग्निफाइड इमेजेस ऑफ सरफेसेस ऑफ एलिमेंट शोइंग एटम्स। तो फिर हम इसको मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। जैसे ये एक इमेज ऑफ द सरफेस ऑफ सिलिकॉन दिया गया है। तो व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अगर देखो कुछ दिन बाद क्या हुआ, डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट। डाल्टन सोचे चलो तुमको हम बोलेंगे कि प्रखर कुमार पांडे या फिर हम बोलेंगे कि योगान कुमार भोई, ऐसा बोलते जाएंगे तो कुछ बड़ा नाम नहीं लग रहा है, यानी कि पढ़ाने में इतना टाइम नहीं मिलेगा अगर हम सबको एक एक नाम से बुलाते जाएंगे। तो हम बोले कि चलो क्यों ना हम बोलते हैं कि प्रखर को प्रखर, इतना बड़ा हम नाम नहीं रख सकते, तुम्हारा एक छोटा नाम लेते हैं। तो ऐसे ही डाल्टन ने पहली बार सोचे कि चलो उसका सभी का एक एक सिंबल रखते हैं। फॉर एन ईच एलिमेंट के लिए एक एक सिंबल रखें। ऑल्सो मीन ए डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ दैट एलिमेंट। तो फिर एक डेफिनेट क्वांटिटी को एक डेफिनेट सिंबल देंगे। दैट इज वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। दैट इज बर्जिलियस ने भी कहा किसी एक एलिमेंट को उसका जो पहला लेटर है उसी के हिसाब से हम उसका सिंबल बना लेंगे। पर बर्जिलियस ने कहा कि नहीं, एक लेटर कम पड़ रहा है, 1 और 2 लेटर्स लेते हैं। उन्होंने कहा जैसे हाइड्रोजन को हम अगर फास्फोरस को भी पी बोलेंगे और प्लाटिना को भी पी बोलेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए बर्जिलियस ने कहा कि एक लेटर कम पड़ रहा है, हम ऐसा करते हैं 2 लेटर लेते हैं, 1 और 2 लेटर्स, कभी 1 लेटर कभी 2 लेटर्स लेते हैं। इससे क्या होगा, देखिए ये हमको बहुत सुविधा पड़ेगा।
In the beginning, the name of elements were derived from the name of the place where they were found for the first time. अरे किसी किसी का नाम कैसे पड़ा मालूम है? सपोज जैसे कि हमारी कपर पहले कहाँ पाया गया था? साइप्रस में, तो उस हिसाब से उसका नाम, उस मेटल का नाम दे दिया गया कपर और साइप्रस, ये एक जैसा सुनाई देता है। Some names were taken from specific colors. किसी किसी का तो उसका कलर के हिसाब से, जैसे गोल्ड मतलब होता है येलो कलर, एक मेटल जो कि येलो दिख रहा है और चमक रहा है, तो इंग्लिश वर्ड ये जो गोल्ड मतलब होता है येलो, उसी हिसाब से उसका नाम पड़ गया गोल्ड। तो पर आजकल कैसा होता है, नाउ-ए-डेज आईपीएसी इज एन आईपीएसी एक ऐसा संस्था है, इज एन इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन व्हिच अप्रूव्स नेम्स ऑफ एलिमेंट्स। कौन सा एलिमेंट का नाम क्या होगा, ये आईयूपीएसी के ऊपर आ गया है। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो मेनी ऑफ द सिंबल्स आर द फर्स्ट 1 or 2 letters of the element, पहले 1 या 2 letters of the element, नेम इन इंग्लिश के हिसाब से। द फर्स्ट लेटर रहेगा हमारे कैपिटल लेटर में, और जो यानी कि अपर केस में, एंड द सेकंड लेटर इज ए लोअर केस में रहेगा। जैसे आप मान लीजिए हमारे हाइड्रोजन के लिए लिया गया H, कैपिटल H, एल्युमिनियम के लिए लिया गया क्या, Al, तो ऐसे ये कैपिटल A कैपिटल L नहीं होगा, कैसा होगा, ये कैपिटल A और L जो है ये स्मॉल l रहेगा। तो फिर ऐसे ही होगा, जैसे कोबाल्ट के लिए आप CO नहीं लिख सकते, कैसे लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। Symbols of some elements are formed from the first letters in the name. Example जैसे कि हमारे क्लोरीन को Cl, जिंक को Zn, ऐसे ही रहेगा। Other symbols have been taken from the names elements as Latin, German, Greek के इसी भाषा के हिसाब से भी नाम रखा जाता है। जैसे हमारे आयरन को हम बोल सकते हैं फेरम, सोडियम को बोल सकते हैं Na, क्योंकि ये होता है नेट्रियम, और पोटेशियम को ऐसे बोल सकते हैं, ये कैलियम से आया है, इसको के बोल सकते हैं। ये टेबुल है, आप जरूर इसको पढ़िए। और इसी के साथ हमारी ये फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। ओके, थैंक यू। Hello, with this we complete our first part of the chapter. If you like the video, then please subscribe the channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. Thank you.